हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो आज हमारा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की लास्ट क्लास है और कल हम लोगों ने 110 तक किया था। आज हम 111 से करेंगे और इसमें आज आपको बहुत सारी ये यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन के साथ सारे क्वेश्चंस मैं कराने वाली हूँ। साथ में अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आपको ये पूरा पीडीएफ यहाँ तक का पूरा मैंने एक ही पीडीएफ में कन्वर्ट कर दिया है, एक से लेके पूरे सारे क्वेश्चन। तो उसके लिए आपको मेरा टेलीग्राम चैनल जो कि आपको कॉमेंट सेक्शन में मिलेगा, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं और आप चैनल पे बने रहे क्योंकि अब जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन आज जो है कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे कथन भी मैंने नोट डाउन किए हुए हैं। तो इसके बाद से जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड साइंस के वो सारे क्वेश्चंस हम करेंगे। एक चीज याद रखो कि बस नंबर वाइज आपको लग रहा होगा कि इतने क्वेश्चंस हैं, बट हर एक क्वेश्चंस के नीचे भी नए नए क्वेश्चंस बनाए गए हैं। ये क्वेश्चंस इसलिए मैंने ऐसा तैयार किया हुआ है क्योंकि जब आप क्वेश्चंस को रिलेट करके पढ़ते हो एक्सप्लेनेशन के साथ तो चीजें आपको ज्यादा अच्छे से याद होती है। जैसा कि ये वाली कल की क्लास की है और आज जो है हमारा 111 से है। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आप सभी लोग बहुत ज़्यादा वीडियो को सपोर्ट कर रहे हैं तो दिल से धन्यवाद। अगर आपको सच में क्लास अच्छी लगे तो लाइक करना, अगर आपको क्लास ना अच्छी लगे तो जो भी दिक्कत हो वो सारी चीज़ें आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बताएं क्योंकि मैं सभी को रिप्लाई करने की कोशिश करती हूँ जितना पॉसिबल हो पाता है। तो चलिए आज जो है हमारा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कंप्लीट हो जाएगा, तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। ठीक है, देखिए हमारा जो है यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि नस्ली भेदभाव के खिलाफ लड़ने के लिए नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना किसने की थी। हजार बार क्वेश्चन पूछा गया है और वो है महात्मा गांधी। अब ये क्या है नटाल इंडियन कांग्रेस जिसकी स्थापना महात्मा गांधी जी ने की है, वो आपको यहां पर जानना चाहिए। देखिए सबसे पहले नटाल भारतीय कांग्रेस एक ऐसा संगठन था जिसका उद्देश्य दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के खिलाफ भेदभाव से लड़ना था। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि नटाल भारतीय कांग्रेस क्या था, जो भारतीयों के खिलाफ जो भेदभाव हो रहा था ना उसी से लड़ने के लिए इसकी स्थापना हुआ था। नटाल भारतीय कांग्रेस की स्थापना महात्मा गांधी जी ने अन्य लोगों के साथ मिलकर 1894 में की। इसमें ये वाली यहां तक की लाइन इंपॉर्टेंट है, बट ये वाली चीजें भी आपको ध्यान रखना है कि गांधी जी मानस सचिव थे और अब्दुल्ला हाजी एडम झाबरी जो है अध्यक्ष था। नटाल कांग्रेस ने अपनी शुरुआती दौर में सभी जातियों, लिंग और पंथों के लोगों को, मतलब ये चाहते थे कि सभी को इक्वालिटी मिले, इस पे फोकस किया। 1920 के दशक से संगठन ने छात्र संगठन SIC मतलब दक्षिण अफ्रीकी भारतीय कांग्रेस के तहत कार्य किया। उसके बाद से 1930 से 40 के दशक में NIC ने अधिक क्रांतिकारी नेतृत्व का अनुभव किया जब डॉक्टर GM नाइकर मौके पर उभरे। तो ये है पूरा नटाल कांग्रेस और इसकी शुरुआत क्यों हुई थी, तो भारतीयों के खिलाफ भेदभाव से लड़ना था। ठीक है, जिसकी स्थापना किया है महात्मा गांधी जी ने। तो अब आपने केवल रटा नहीं है, अब आपने समझा भी है कि ये चीज क्या है। इससे आपको जो ऑप्शंस होते हैं ना ABCDE, इसमें से बताओ कौन सा होगा, और वहां पर एक E ऑप्शंस रहेगा जो कि इनमें से कोई नहीं है और D ऑप्शन होगा एक से अधिक। और स्टेटमेंट वाला BPSC क्वेश्चन पूछता है, इसलिए सारे स्टेटमेंट आपको याद होना चाहिए। मान लो लिख देता है और पूछेगा कि इसमें से क्या कथन जो है नटाल इंडियन कांग्रेस के बारे में सही नहीं है, तो आपको कैसे पता चलेगा, इसलिए आपको इस तरीके से पढ़ना है। ठीक है, चलिए अब महात्मा गांधी जी के बारे में पढ़ रहे हैं। हमने कल चंपारण के बारे में पढ़ा, अहमदाबाद जो है मिल मजदूर आंदोलन उसके बारे में भी पढ़ा है क्योंकि ये सारी चीजें आपको पूछी जाएंगी किस सन में कब हुआ था। उसी में से है हमारा एक खेड़ा जिले के किसानों की सहायता के लिए महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का आयोजन किया, जिसे हम बोलते हैं ना खेड़ा सत्याग्रह। कब किया था, तो 1918 में। अब इसकी क्या वजह थी ये भी आपको जानना चाहिए। तो देखिए जनवरी 1915 में गांधी जी आपको पता है भारत लौट आए और उनकी पहली उपलब्धि 1917 में चंपारण सत्याग्रह के साथ मिली। बार बार पूछा जाता है कि गांधी जी का पहला सत्याग्रह आंदोलन कौन सा था, मतलब सत्याग्रह, तो वो था चंपारण 1918 के वर्ष में। उसके बाद से ये चंपारण के बाद से आपको पता है अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन होता है, फिर आपका ये खेड़ा हो जाता है। 1918 में खेड़ा में गंभीर सूखे की चपेट, मतलब जो खेड़ा था जिला, वो उसमें काफी सूखा पड़ा था। राजस्व के नियमों के अनुसार यदि पैदावार किसानों की सामान्य उपज तुलना में 1/4 से भी कम है तब उन्हें छूट मिल सकती है, लेकिन उनकी अपील को सरकार के द्वारा उपेक्षित कर दिया गया। अब भाई इतना सूखा पड़ा था और उपज कहां से होगी। उसके बाद से क्या हुआ कि गांधी जी ने असहयोग को एक तकनीक के रूप में इस्तेमाल किया और एक हस्ताक्षर अभियान शुरू किया। इसमें किसानों ने भूमि की जब्ती के खतरे के तहत भी राजस्व का भुगतान न करने का वचन दिया कि भाई हम नहीं देंगे। ठीक है, राजस्व अधिकारियों का सामाजिक बहिष्कार और आंदोलन शुरू हो गया। गांधी जी ने जन समर्थन के लिए कड़ी मेहनत की। तो ये था खेड़ा सत्याग्रह, जहां पर इन्होंने किसानों की मदद की और 5 महीने के संघर्ष के बाद सरकार ने अकाल समाप्त होने तक राजस्व भुगतान की शर्तों में ढील दे दी और गांधी जी की अध्यक्षता में गुजरात सभा, भारतीय समाज के सेवक सरदार वल्लभ भाई पटेल, इंदुलाल याग्निक इस आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। तो ये वाली लाइन पूछते हैं कि इसमें कौन कौन शामिल थे, तो प्लीज याद रखिएगा।
ठीक है। तो खेड़ा सत्याग्रह अब मुझे नहीं लगता है कि अब आपको रटने की जरूरत है, वर्ष तो याद रखना, बट क्या हुआ था ये भी सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 1909 में महात्मा गांधी द्वारा लिखित उस पुस्तक का नाम बताओ जिसमें यह लिखा था कि यदि भारतीय उनका सहयोग ना करें तो ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा। तो वो कौन सी किताब है? इनकी फेमस किताब है हिंद स्वराज। और भी इनकी किताबें हैं जो कि एग्जाम में पूछी गई हैं, आपको जानना चाहिए। इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स पुस्तक 1947 में महात्मा गांधी जी ने लिखा था। महात्मा गांधी द्वारा इनकी जो पुस्तक थी टू द हेल्थ पुस्तक लिखी गई और अक्टूबर 1948 में प्रकाशित हुई। तो ये टू द हेल्थ भी इनकी पुस्तक है, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स भी इनकी पुस्तक है। और आपको पता ही है कि सत्य के साथ मेरे प्रयोग, एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, ये आत्मकथा पता नहीं कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है। इसकी कहानी गुजरात में सत्य ना प्रयोगो, मतलब ये लिखा हुआ है, ये आत्मकथा है, मोहनदास गांधी की आत्मकथा है जो बचपन से 1921 तक उनके जीवन का विस्तार है। तो कई बार पूछता है कि एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ ये किसका है? तो गांधी जी का है। इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, टू द हेल्थ, हिंद स्वराज, ये सारे पुस्तक मैंने एक जगह पर ही नोट डाउन कर दिया है। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और ये वाली याद रखना कि ये किसमें कहा गया था कि ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा? हिंद स्वराज में, कि अगर भारतीय सहयोग ना करे ना ब्रिटिश का तो वो समाप्त हो जाएगा। ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहां पर आप देख सकते हैं 1915 महात्मा गांधी स्थायी रूप से भारत लौटे थे। कहां से? तो भारत लौटे दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, अब इसमें क्या क्या चीजें क्वेश्चन पूछी जाएंगी, क्योंकि प्रवासी दिवस आपको पता है 9 जनवरी को मनाते हैं। और क्यों मनाते हैं? क्योंकि गांधी जी इसी दिन जो है साउथ अफ्रीका से भारत आते हैं, मतलब वापस लौटते हैं। तो ये डेट भी काफी इंपॉर्टेंट है कि प्रवासी दिवस हम क्यों मनाते हैं और किस दिन मनाते हैं, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये आपसे जब भी पूछे कि महात्मा गांधी जी 1915 में कहां से स्थायी रूप से लौटे थे, तो दक्षिण अफ्रीका से। अब महात्मा गांधी जी का जन्म भी याद रखना, 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था और ये अफ्रीका से भारत लौटते हैं 9 जनवरी 1915। प्लीज याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब गांधी जी आए हैं तो इनके कुछ आंदोलन भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार पूछता है कि इसमें से कौन सा आंदोलन गांधी जी से संबंधित नहीं है। तो इनका 1917 का चंपारण सत्याग्रह, जहां पे राजकुमार शुक्ल जी जो है काफी आग्रह करते हैं कि यहाँ पर आइए और आप देखिए कि किस तरीके से जो है नील बागान से रिलेटेड था कि कितना अत्याचार हो रहा है। उसके बाद से आपका 1918 का खेड़ा सत्याग्रह किसानों से रिलेटेड था, सूखा पड़ गया था, उसके बावजूद भी उनको जो है राजस्व चुकाने के लिए कहा जा रहा था, इसके खिलाफ भी इन्होंने आंदोलन किया। प्रथम विश्व युद्ध के बाद खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, मैंने आपको बताया ही था कल कि चौरी चौरा घटना के बाद से इसको वो वापस ले लेते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन नमक से रिलेटेड था, दांडी मार्च क्योंकि नमक का यूज करने नहीं दे रहे थे। गोलमेज सम्मेलन आपको पता ही है, 3 होता है, जिसमें दूसरे वाले में गांधी जी जाते हैं। और गांधी इरविन पैक्ट आपको पता ही है, और भारत छोड़ो आंदोलन। इसमें से कुछ आंदोलन अभी हम आगे पढ़ेंगे, बट ये सारे आंदोलन गांधी जी से रिलेटेड हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए, अप्रैल 1930 में वेदारण्यम सत्याग्रह का आयोजन किया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार हमें ये सारी चीजें किताबों में भी नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि आप बहुत तेजी से पढ़ने लगते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट छूट जाता है। बट यहां पर ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि सारे क्वेश्चंस मैं यहां पर लेकर आई हूं। तो वेदारण्यम सत्याग्रह का आयोजन किया किसने? सी राजगोपालाचारी ने। अब देखो भाई, राजगोपालाचारी ने तमिलनाडु में, ये भी क्वेश्चन पूछता है कि तमिलनाडु में नमक सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो वो भी है राजगोपालाचारी। महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च से प्रेरित हो गए थे और इन्होंने कहा कि तमिलनाडु में भी होना चाहिए। इसीलिए इन्होंने 100 लोगों के एक समूह को इकट्ठा किया और वेदारण्यम तक मार्च किया। ठीक है, ये वेदारण्यम एक जगह है, इसीलिए हम इसको वेदारण्यम सत्याग्रह बोलते हैं। गांधी जी से प्रेरित हुए, फिर उन्होंने भी जो है दांडी मार्च, जिस तरीके से गांधी जी ने स्टार्ट किया, इन्होंने भी वेदारण्यम तक मार्च किया और अंग्रेजों के द्वारा लगाए गए नमक कानून को तोड़ा और अप्रैल 1930 में समुद्री जल से नमक निकाला। और इस तरीके से वेदारण्यम सत्याग्रह का आयोजन किया था सी राजगोपालाचारी ने। ठीक है, चलिए अब देखो, सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का निर्णय, डिसीजन कब लिया गया था? तो वो था आपका लाहौर अधिवेशन 1929 में। ये क्वेश्चन पूछेगा कि किस अधिवेशन में, तो लाहौर का अधिवेशन था। और कब? तो 1929 में। अब ये क्या है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। देखो, सविनय अवज्ञा आंदोलन आपको पता है ये तो डिसीजन लिया गया था ना, बट स्टार्ट कब हुआ था? शुरू, ये भी आपको दोनों पता होना चाहिए। डिसीजन लिया गया था 1929 में और शुरू हो गया था 1930 में। ये डेट तो एकदम रट लो, कई बार पूछा गया है। 12 मार्च 1930 से लेकर 6 अप्रैल 1930 में शुरू किया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा स्टार्ट किया गया, जब ब्रिटिश सरकार ने बोला गांधी की 11 मांगों पर सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं दी, और उसी में से एक था ये। इसकी शुरुआत कब होती है? तो 12 मार्च 1930 को गांधी के प्रसिद्ध
दांडी मार्च से हुई। तो ये डेट स्टार्ट याद रखना, क्योंकि कई बार पूछता है कि दांडी मार्च कब हुआ था, शुरू कब हुआ था, तो वो था 12 मार्च 1930। गांधी जी ने आश्रम के 78, ये नंबर याद रखना, 78 अन्य सदस्यों के साथ पैदल साबरमती आश्रम छोड़ दिया, साबरमती से लेकर दांडी तक, ठीक है, ये यात्रा हुई थी। उसके बाद से उन्होंने वही किया कि नमक बनाने का कार्य ब्रिटिश शासन के अधीन रहने के लिए भारतीय लोगों को, क्योंकि क्या था कि भारतीय जो है ना वो नमक का यूज नहीं कर सकते हैं, इसी वजह से ये जो है आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट होता है 1930 में, डिसीजन लिया गया था 1929 में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था, तो वो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था, तो 1931 में। और ये डेट पूरा याद रखना है, 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी और जो वायसराय था ना लॉर्ड इरविन, इसने हस्ताक्षर किया था, इसीलिए हम इसको गांधी और मतलब गांधी इरविन समझौता के नाम से जानते हैं। इस समझौते में जो गांधी जी हैं वो ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त करने और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने के लिए सहमत हुए। तो ये था गांधी इरविन समझौता। डेट याद रखना, कई बार पूछता है कि कब हुआ था, तो 5 मार्च 1931, ठीक है। अब कुछ इसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जो कि आपसे पूछा जाएगा, तो वो भी मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगी। देखिए, पूना संधि पर 24 सितंबर 1932 को भारत के पूना की यरवदा सेंट्रल जेल में हस्ताक्षर किए गए थे, याद रखिएगा। और यह भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच एक समझौते को संदर्भित करता है। इसे भीमराव अंबेडकर ने दबे कुचले वर्गों के लिए मदन मोहन मालवीय ने उच्च जाति के हिंदुओं के खाते में हस्ताक्षर किए, जिसके परिणाम स्वरूप गांधी ने मैकडॉनल्ड सांप्रदायिक पुरस्कार के खिलाफ क्रोध के रूप में जेल में बंद किया था, ठीक है। तो ये सारे डेट जो मैंने हाईलाइट किया है वो तो आपको याद ही रखना है। अभी यहाँ पर गोलमेज सम्मेलन की बात हुई है, तो आप एक बार उस पर भी नजर डालते हैं, क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि तीनों गोल, देखो प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था, द्वितीय हुआ था और तृतीय वाला हुआ था, बट वो कौन है जो तीनों ही गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था, तो वो थे हमारे भीमराव अंबेडकर। याद रखिएगा, भीमराव अंबेडकर और साथ में जो है तेज बहादुर सप्रू, ये दोनों नाम आपको याद रखना है, क्योंकि ये दोनों एक ऐसे व्यक्ति हैं जो लोग तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, ठीक है। और महात्मा गांधी जी कब लिए थे, तो याद रखिएगा, क्योंकि ये केवल सेकंड मतलब जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था ना, केवल उसमें भाग लिए थे। प्रथम गोलमेज सम्मेलन से पहले गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था। मैंने अभी आपको बताया था ना 1930 में, वही बात यहां पर लिखी हुई है, तो ये सारे पॉइंट याद रखिएगा। पूना समझौता, पूना पैक्ट हम जिसे बोलते हैं, कब हस्ताक्षर किया गया था, तो 24 सितंबर 1932। देखिए, राजगोपालाचारी, जयकर, तेज बहादुर सप्रू, घनश्याम दास बिरला इत्यादि नेताओं के प्रयासों से 24 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी और दलित नेता अंबेडकर जी के बीच में हस्ताक्षर हुआ। कई बार पूछा जाता है कि पूना पैक्ट किसके बीच में था, तो गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में था, ठीक है। इसी वजह से हम इसको पूना समझौते के नाम से जानते हैं। अब इसका उद्देश्य क्या था, ये जो पूना पैक्ट था जो दो लोगों के बीच में हुआ साइन, आखिर में इसका उद्देश्य क्या था, तो जो दलित वर्ग थे ना उनको अंबेडकर जी चाहते थे प्रतिनिधित्व दिलाना। आपको पता है ये सारी कहानी, बट याद रखना उद्देश्य क्या था, दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व दिलाना, ठीक है। चलिए, अब ये क्वेश्चन ना आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार से रिलेटेड है और बीपीएससी कई बार पूछता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के जो टैक्स अभियान के अंतर्गत एक था चौकीदारी टैक्स, इसका भुगतान करने से इनकार किस राज्य में स्टार्ट हुआ था। तो कई बार पूछता है कि चौकीदारी जो टैक्स है जिसको रिजेक्ट किया, मतलब मना किया जा रहा था कि भाई नहीं देंगे, वो राज्य कौन सा है, तो वो है बिहार। चौकीदारी टैक्स के नाम से क्वेश्चन पूछता है, तो ये भी आप याद रखिएगा। और अगर आप जुड़ते जा रहे हैं तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी पीडीएफ की टेंशन बिल्कुल मत लेना, वो आपको टेलीग्राम पे ही मिलेगा। दांडी यात्रा कितने दिन चली थी, याद रखना 24 डेज, ठीक है। 12 मार्च 1930, बाकी 6 अप्रैल, अभी मैंने जो आपको डेट बताया। अब यहां पर देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया। ये क्वेश्चन मैं बार बार लेकर आती हूं क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। 26 जनवरी 1930 को पहली बार स्वतंत्रता मनाने के लिए आग्रह किया गया था, ठीक है। चलिए, 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी, किसके द्वारा, तो वो थे जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव के द्वारा, ठीक है। प्रथम गोलमेज परिषद के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे। अब बताओ, दो व्यक्तियों के नाम जो कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिए थे, अभी मैंने आपको बताया था ना, कौन थे, तेज बहादुर सप्रू और
भीमराव अंबेडकर। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में केवल एक बार महात्मा गांधी जी शामिल हुए थे और वो था हमारा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। सेम वैसे प्रथम गोलमेज परिषद के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे, तो ये पूछा जा सकता है, रैमजे मैकडोनाल्ड, ये नाम याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, गांधी इरविन समझौता के हस्ताक्षरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? आपको पता ही है, तेज बहादुर सप्रू। 1929 में खुदाई खिदमतकार को किसने संगठित किया? तो वो थे हमारे अब्दुल गफ्फार खान, जिनको हम सीमांत गांधी के नाम से भी जानते हैं। और एक कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि आखिर में खुदाई खिदमतकार को 1929 में किसने संगठित किया? तो वो थे गफ्फार खान, और इनको बादशाह खान के नाम से भी जानते हैं। और आपको पता ही है कि भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ ये एक पश्तून मतलब स्वतंत्रता कार्यकर्ता थे, और ये जो है इनको हम हिंदू मुस्लिम एकता के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये एक राजनीतिक और आध्यात्मिक नेता थे जो अपने अहिंसक विरोध और आजीवन शांतिवाद के लिए जाने जाते थे। और वह एक पवित्र मुस्लिम और भारतीय उपमहाद्वीप में हिंदू मुस्लिम एकता, ये कई बार पूछता है कि हिंदू मुस्लिम एकता का नेता कौन था? तो वो थे गफ्फार खान। इनको हम बादशाह खान के नाम से जानते हैं, हम इनको सीमांत गांधी के नाम से भी जानते हैं। अभी आगे आएगा सीमांत गांधी, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है कि सीमांत गांधी के नाम से किसे हम जानते हैं? तो वो है अब्दुल गफ्फार खान। गांधी जी ने किस वर्ष दांडी यात्रा शुरू की? आपको पता ही है, 1930, अभी हमने डिस्कस कर लिया है। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो वो थे महादेव लाल सराफ। और तमिलनाडु में किसने किया? अभी मैंने आपको बताया, वो नाम जरूर बताएं। तो भागलपुर में किया है महादेव लाल सराफ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1930 में महात्मा गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहां से प्रारंभ किया? तो ये कहां से प्रारंभ किया था? तो दांडी। ठीक है, भारतीय ने साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया? देखो ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि आखिर में साइमन कमीशन क्यों आता है भारत, क्यों लोग बोलते हैं कि गो बैक, साइमन वापस जाओ, इसका नारा क्यों लगता है, ये आपको समझना चाहिए। देखो साइमन कमीशन की अगर मैं नियुक्ति की बात करूं तो वो 1927 में हुई। अब ये मैं आपको क्यों बता रही हूं, क्योंकि एग्जामिनर 27, 28 दोनों डेट लिखेगा। 1927 में साइमन कमीशन की नियुक्ति होती है और 1928 में, याद रखिएगा, 1928 में साइमन कमीशन भारत आता है। तो ये क्वेश्चन दोनों तरीके से पूछा जाता है, नियुक्ति होती है 27 में और भारत कब आता है? 28 में। अब यहां पर देखिए कि आखिर में इसका लोगों ने बहिष्कार क्यों किया, क्योंकि इसमें जितने भी सदस्य शामिल थे ना, वो सभी अंग्रेज थे, कोई भारतीय तो था ही नहीं, इसमें भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल ही नहीं किया गया। इस वजह से भारतीय इसका बहिष्कार कर रहे थे कि भाई तुमने कमीशन बनाया और उसमें कोई भारतीय ही नहीं है। तो इसकी नियुक्ति होती है 1927 में, और 1927 में ब्रिटिश सरकार ने भारतीय वैधानिक आयोग की नियुक्ति की, जिसके अध्यक्ष साइमन लोकप्रिय थे। लॉर्ड इरविन उस समय के वायसराय थे। तो ये भी याद रखना, साइमन कमीशन जब हुआ तो कौन था वायसराय? इरविन था। उसके बाद से यहां पर देखिए, समिति को 1919 को मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधारों द्वारा शुरू की गई। वर्ण व्यवस्था की समीक्षा करने और भारत में एक प्रतिनिधि सरकार को किस हद तक पेश किया जा सकता है, इसकी समीक्षा करनी थी। मतलब ये साइमन कमीशन के बारे में बताया जा रहा है। बट इसमें सारे सदस्य कौन थे? अंग्रेज थे। राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1927 में डॉक्टर अंसारी की अध्यक्षता में मद्रास सत्र में आयोग का बहिष्कार करने का डिसीजन लिया। मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा ने कांग्रेस को समर्थन देने का फैसला लिया, और 3 फरवरी 1928 ईस्वी को आयोग को साइमन गो बैक के नारे के साथ हॉर्स और काले, मतलब उनको काले झंडे दिखाए गए, इससे विरोध किया गया। तो इस तरीके से साइमन गो बैक का नारा लगा। और जब ये साइमन कमीशन, जब इसके बारे में इसका विरोध हो रहा था, मैंने आपको कल बताया था ना, लाहौर षड्यंत्र भगत सिंह से रिलेटेड, भगत सिंह जो है लाला लाजपत राय की जो है मृत्यु का बदला लेने के लिए जो वो लोग बम फेंके थे, वो सारी चीजें मैंने आपको बताई ही थी। बट इसमें याद रखना है कि साइमन कमीशन का जब विरोध कर रहे थे लाहौर में लाला लाजपत राय, इनकी लाठी चार्ज में बुरी तरीके से इनको पीटा गया और 17 नवंबर 1929 को दम तोड़ दिया गया। फिर उसके बाद से लाहौर षड्यंत्र होता ही है भगत सिंह जी के द्वारा इनकी मौत का बदला लेने के लिए। तो वो सारी चीजें मैंने आपको बताई थी। और 1930 में प्रस्तुत साइमन कमीशन की रिपोर्ट ने भारत सरकार अधिनियम 1935 को आधार बनाया था। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है कि साइमन कमीशन की रिपोर्ट ने किसको आधार बनाया था? तो भारत सरकार अधिनियम 1935। तो क्वेश्चन क्या था कि साइमन कमीशन का विरोध क्यों हो रहा था? तो वही, इसमें कोई अंग्रेज था ही, इसमें अंग्रेज ही थे, इसमें कोई भारतीय नहीं था। ठीक है, तो ये हो गया रीजन। और बाकी डिटेल में ये सारी चीजें आपको याद रखना है ताकि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आप कर पाएं, क्योंकि अब बीपीएससी आपको बस रट्टा वाला क्वेश्चन नहीं देगा, क्योंकि बीपीएससी चेयरमैन सर ने बोला ही है कि इस बार आपको जीएस अच्छा खासा लेवल का देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलो, साइमन कमीशन की नियुक्ति होती है 27 में, बट पहली बार भारत आता है 28 में।
द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा, फेल हो जाता है, आपको पता ही है, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। इस प्रश्न पे बेगूसराय में चौकीदार कर के विरुद्ध, चौकीदार टैक्स है, ठीक है, ये दोनों एक साथ लिख गया है, चौकीदार कर के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था, तो वो कौन सा था, वो था सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, जहां पर एक्सप्लेनेशन की जरूरत होगी वहीं पर मिलेगा, बाकी यहां पर कुछ खास पूछता नहीं है। सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितनी सीट थी, तो ये सीटों की संख्या याद रखना 71 व 147। महात्मा गांधी जी ने साबरमती से लेकर दांडी तक प्रसिद्ध नमक मार्च शुरू किया। स्टार्ट करते हैं साबरमती से लेकर दांडी तक। दांडी कहां पर है, तो गुजरात के जिले में है, बट वो जिला का नाम कौन सा है, तो वो है नवसारी। तो याद रखिएगा, दांडी गुजरात के किस जिले में है, नवसारी। ठीक है, अब यहां पर मुझे नहीं लगता है कि आपको दांडी मार्च यात्रा इसको समझने में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि अभी जस्ट हम लोगों ने ऊपर पूरा एक्सप्लेन किया है अच्छे से। ठीक है, किस आंदोलन का आरंभ दांडी यात्रा से शुरू हुआ था, तो वो आंदोलन ही था ना, दांडी यात्रा से संबंधित है ये सविनय अवज्ञा आंदोलन। और ये क्वेश्चन बार बार पूछता है कि इसमें से कौन सा ऐसा आंदोलन है जो कि दांडी यात्रा से शुरू हुआ था, तो वो है सविनय अवज्ञा आंदोलन। प्लीज याद रखिएगा, कई बार पूछा गया है। तमिलनाडु में जो नमक सत्याग्रह हुआ था उसका नेतृत्व किया था सी राजगोपालाचारी ने। ठीक है, चलिए अब यहां से देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। क्लेमेंट इटली जो बाद में ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बना, ठीक है, यहां पर लिखा है के सदस्य के रूप में भारत आया था। किस लिए ये भारत आया था, साइमन कमीशन के सदस्य के रूप में। ठीक है, तो याद रखिएगा, साइमन कमीशन के सदस्य के रूप में भारत कौन आया था, तो क्लेमेंट इटली, जो कि बाद में ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बन जाता है। लाला लाजपत राय की मृत्यु ब्रिटिश सरकार के किस निर्णय का विरोध करते हुए हुआ था, आपको पता ही है, साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे, बुरी तरीके से इनको पीटा गया, लाठी चार्ज। और एक बार बार क्वेश्चन पूछता भी है कि लाठी चार्ज की वजह से किसकी मृत्यु हो गई थी, तो वो थे लाला लाजपत राय। और कौन सा किस चीज का विरोध कर रहे थे, साइमन कमीशन। साइमन कमीशन का विरोध क्यों हो रहा था, क्योंकि इसमें जो भी सदस्य थे वो सब अंग्रेज थे, कोई भारतीय प्रतिनिधि शामिल था ही नहीं। ठीक है, इस वजह से देखो, मैंने अभी आपको बताया कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी शामिल हुए थे। इनके साथ एक महिला भी शामिल हुई थी, सरोजनी नायडू। तो किस भारतीय महिला ने गांधी जी के साथ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, तो वो है सरोजनी नायडू। अब सरोजनी नायडू आ चुकी हैं, तो कल हमने इनसे रिलेटेड बहुत सारी चीजें पूछी गई थी, हम लोगों ने डिस्कस किया। ये जो है 1925 में जो कांग्रेस का अधिवेशन होता है कानपुर का, उसकी ये अध्यक्ष बनती हैं, और ये ऐसा करने वाली पहली भारतीय महिला थी। ठीक है, कौन सा अधिवेशन था, कानपुर का, तो ये पहली भारतीय थी। बट इनसे पहले भी कोई महिला थी, वो भारतीय नहीं थी, वो थी एनी बेसेंट। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो ये आपको इस तरीके से याद रखना है। अब गोलमेज सम्मेलन शुरू कब हुआ था, दूसरा, जिसमें महात्मा गांधी जी थे, महिला थी सरोजनी नायडू जी, तो ये कब शुरू हुआ, तो वो हुआ था सितंबर 1931 में। अब सारे सम्मेलन आपको याद रखना है कि कब हुआ था, क्योंकि उससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो देखिए, सेकंड आपको पता चल गया। पहला आपका होता है 1930 में, दूसरा आपका होता है 1931 में, और तीसरा आपका होता है 1932 में। और इन तीनों गोलमेज सम्मेलन में कौन शामिल हुए थे, भीमराव अंबेडकर और तेज बहादुर सप्रू। ठीक है, तो प्लीज ये डेट याद रखिएगा। वही चीज मैंने यहाँ पर लिखी हुई है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने किसने भाग लिया था, तो ये सारे नाम हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, तेज बहादुर सप्रू, एम.आर. जयकर, एन.एम. जोशी एंड सी.एन. मुदेलियर। तो ये सारे नाम याद रखना। कई बार क्या होता है कि सारे ऑप्शंस में लिखे रहेंगे तो उपरोक्त सभी हो जाएगा, कई बार ऑप्शंस में केवल 2 ही लिखा रहेगा और आप एक महात्मा गांधी जी लिख देगा, पूछेगा आपसे कि तीनों में कौन शामिल हुआ, तो फिर ये 2 लगा देना। तो इस तरीके से आप पूरे नाम याद रखो, ताकि किसी तरीके से भी एग्जामिनर क्वेश्चन पूछे आप उसका जवाब दे पाए। ठीक है, यहां पर देखिए अगला क्वेश्चन, लंदन में संपन्न हुए दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था, महात्मा गांधी जी। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अलग अलग तरीके से पूछा गया है, क्योंकि गांधी जी शामिल हुए थे ना, इस वजह से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस कार्यक्रम से पहले गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किया गया था, तो वो था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। अभी ये शुरू होने ही वाला था, उसके पहले ही गांधी इरविन समझौते पर साइन किया गया था। पूना पैक्ट का संबंध किससे था, तो वो था पिछड़े वर्गों के लिए चुनावी सीटों के आरक्षण। और इसमें शामिल कौन थे, तो महात्मा गांधी जी एंड भीमराव अंबेडकर। कब हुआ था वो डेट आप मुझे बताएं, क्योंकि अभी हमने देखा है। ठीक है, तो संबंध किससे था, पिछड़े वर्गों के लिए चुनावी सीटों के आरक्षण। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री इटली ने
इटली, ठीक है, इटली होगा, ए होगा, भारत से ब्रिटिश शासन को कब तक वापस लेने की घोषणा की थी कि देखो हम ब्रिटिश शासन को वापस ले लेंगे, और ये काफी इंपॉर्टेंट है, वो घोषणा था कि हम जून 1948 तक ब्रिटिश शासन को वापस ले लेंगे। अब यहाँ पर इटली, यहाँ पे ए होगा, सही कर लीजिएगा, या मैं पीडीएफ में करेक्ट कर दूंगी। इटली का पूरा नाम था क्लेमेंट इटली, वह यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री थे, ठीक है। फरवरी 1947 में उन्होंने घोषणा की कि ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत को जून 1948 तक हम पूर्ण स्वशासन प्रदान कर देंगे, क्योंकि आपको पता है वर्ल्ड वॉर जो है वो स्टार्ट हो गए थे, इस वजह से स्वतंत्रता आसानी से मिल गई, क्योंकि ये पहले बोल रहे थे कि देखो भाई प्रथम जो विश्व युद्ध था इसमें शामिल करने के लिए भारतीय के सैनिकों को, फिर वहां से डिमांड हम लोगों ने भी रखना स्टार्ट किया था। फिर ये बोलते हैं कि देखो 1948 तक हम जो है स्वशासन दे देंगे। उसके बाद से सॉरी 1948, इटली ने 1948 में हाउस कॉमन्स में भारतीयों की शक्तियों को के हस्तांतरण की घोषणा की। उन्होंने भारतीय नीति से संबंधित विवरण दिया था, उनका यह विवरण श्वेत पत्र के रूप में जाना जाता है, ठीक है। अब कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। फरवरी 1947 ब्रिटिश सरकार ने एक योजना के बारे में सोचा जिसे हम माउंटबेटन योजना बोलते हैं। 3 जून की योजना, 3 जून 1947 को इसकी घोषणा की, ठीक है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत शामिल हैं जो इस प्रकार हैं, जैसे कि ब्रिटिश भारत का विभाजन ब्रिटिश सरकार द्वारा स्वीकार किया जाना चाहिए, उत्तराधिकारी सरकारों को उच्च दर्जा मिलना चाहिए। और ये माउंटबेटन योजना 3 जून की योजना बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट आपसे डेट पूछेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, किसने देखो जो हमारा भारत और पाकिस्तान का ये जो बंटवारा हो गया, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में अंतरराष्ट्रीय सीमाएं खींचा होगा किसी न किसी ने तो अंतरराष्ट्रीय सीमाएं खींचने के लिए स्थापित की गई 2 सीमा आयोग का नेतृत्व किसने किया? तो सिरिल रेडक्लिफ। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, ठीक है। अब ये क्या है वो आपको पता होना चाहिए। आखिर में ये क्या है बंटवारा? कुछ लोग पहली बार अगर एसएसटी पढ़ रहे होंगे तो उनको समझना चाहिए कि देखिए, सबसे पहले रेड क्लिफ रेखा गुजरात में कच्छ के रण से होते हुए जम्मू कश्मीर में जम्मू में अंतरराष्ट्रीय सीमा तक फैली हुई है, जो भारत और पाकिस्तान को 2 अलग अलग देशों में विभाजित करती है। रेड क्लिफ ने भारत को 3 हिस्सों में विभाजित किया। यहां पर देखिएगा रेड क्लिफ ने क्या, यहां पर रेड क्लिफ ने रेखा गुजरात में कच्छ के रण से, कच्छ आपका कहां पर है? गुजरात में है। तो इस तरीके से ने क्या किया, भारत को 3 हिस्सों में बांट दिया। एक हो गया पश्चिमी जो है पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान और भारत। इसका नाम सीमा आयोग के अध्यक्ष सर सिरिल रेडक्लिफ के नाम पर रखा गया था, ठीक है। इंग्लैंड के एक वकील थे और ये नक्शा जैसे कि जो मैप वगैरह है, इनको काफी एक्सपीरियंस था, इनके पास नॉलेज था, इसलिए इनको ये काम दिया गया। और ये आते हैं 5 दिन में बांट के चले जाते हैं इतने कम समय में। यह सीमा रेखा आज पश्चिमी तरफ भारत और पाकिस्तान के बीच और पूर्वी तरफ भारत और बांग्लादेश के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको समझाई हैं ताकि आपको याद रहे। अगर आप कभी भूलें तो आपको ये सारी कहानी भी पता होनी चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन किसके लिए भारत भेजा गया था? अब ये कैबिनेट मिशन क्या है वो देखते हैं। तो ये भारत क्यों आया? तो ये सत्ता के हस्तांतरण के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए आया, ठीक है। कैबिनेट मिशन फरवरी कब आता है? तो फरवरी 1946 में इटली सरकार द्वारा भारत भेजा गया। ये डेट इंपॉर्टेंट है। मिशन में 3 ब्रिटिश कैबिनेट सदस्य थे। क्वेश्चन पूछता है कि जो कैबिनेट मिशन आता है उसमें कितने सदस्य थे? तो 3। नाम याद रखना, क्योंकि एक और ऑप्शन चौथा लगा देगा आपसे एग्जाम में, फिर आपसे पूछेगा कि इसमें कौन शामिल नहीं था। तो कैबिनेट सदस्य में थे पैथिक लॉरेंस, स्टैनफोर्ड क्रिप्स और एलेक्जेंडर, एवी एलेक्जेंडर, ठीक है। तो ये तीनों नाम याद रखना है। अब ये कैबिनेट मिशन आता है कि हम एक संवैधानिक व्यवस्था तैयार करेंगे। इसका उद्देश्य क्या था वो भी आपको समझना चाहिए। देखिए, कैबिनेट मिशन का उद्देश्य, पहला, ब्रिटिश से भारतीय नेतृत्व को सत्ता के हस्तांतरण पर डिस्कशन के लिए। दूसरा, भारत के लिए एक संविधान का निर्माण, ठीक है, उसमें भारतीय नेताओं के साथ एक समझौता प्राप्त करने के लिए, एक संविधान बनाने वाली संस्था तैयार करने के लिए, प्रमुख भारतीय दलों के समर्थन से एक कार्यकारी परिषद की स्थापना करने के लिए। तो ये था उद्देश्य। कब आता है? 1946 में। ये डेट याद रखना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 नवंबर 1942 में जयप्रकाश नारायण किस जेल से भाग निकले? तो वो था हजारीबाग सेंट्रल जेल। इस जेल का नाम पूछता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बकरी का टापू में अखिल भारतीय आजाद का गठन किसने किया था? तो वो थे जयप्रकाश नारायण, ठीक है। भारत के विभाजन को प्रथम बार
माउंटबेटन योजना के द्वारा स्वीकार किया गया था, जिसे हम 3 जून की योजना भी बोलते हैं। अभी मैंने आपको बताया था ना ऊपर, तो वो याद रखना है, क्योंकि 3 जून की योजना ऐसे करके पूछता है कौन सी योजना है, तो वो है माउंटबेटन योजना। और ये क्या है, तो ये माउंटबेटन योजना का मतलब भारत के विभाजन को प्रथम बार इसी योजना के द्वारा एक्सेप्ट किया गया था, जिसे हम बोलते हैं 3 जून 1947। ठीक है, तो ये रहा उससे रिलेटेड कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 4 जुलाई 1947 को ब्रिटेन की संसद में पेश किया गया था। इसके बाद से 18 जुलाई 1947 को इस अधिनियम को एक्सेप्ट किया गया एंड इसके बाद से 15 अगस्त 1947 को भारत का बंटवारा कर दिया गया था। तो ये है क्वेश्चन। बाकी अगला क्वेश्चन देखिए, क्रिप्स प्रस्ताव को एक टूटे हुए बैंक पर बाद की तिथि का चेक के रूप में किसने बोला था, तो वो थे हमारे महात्मा गांधी जी। इन्होंने बोला कि देखो ये टूटा हुआ बैंक, क्रिप्स को बोला था कि ये टूटा हुए बैंक पर बाद की तिथि का चेक है। ठीक है, तो ऐसा इन्होंने क्यों बोला, ये क्रिप्स प्रस्ताव क्या है, तो देखिए डोमिनियन राज्य के दर्जे के साथ क्रिप्स प्रस्ताव के बारे में यहां पर लिखा गया है डिटेल में। तो डोमिनियन राज्य के दर्जे के साथ एक भारतीय संघ की स्थापना की जाएगी। यह संघ राष्ट्रमंडल के साथ अपने संबंधों के निर्धारण में स्वतंत्र होगा तथा संयुक्त राष्ट्र संघ एवं अन्य अंतर्राष्ट्रीय निकायों और संस्थाओं में अपनी भूमिका को खुद ही निर्धारित करेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो किसने प्रारंभ किया, वो थी उषा मेहता। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि खुफिया रेडियो किसने स्टार्ट किया, उषा मेहता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्रिप्स के प्रस्ताव ने वास्तव में हमें कुछ नहीं दिया। यदि हम प्रस्ताव को एक्सेप्ट करते तो हमें भविष्य में पछताना पड़ता। बुद्ध ने भारत को अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करने का अच्छा अवसर प्रदान किया था। केवल एक वचन पर आधारित होने के कारण हमें इसे नहीं खोना चाहिए। ये इतना लंबा चौड़ा किसने बोला, तो वो थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। ठीक है, चलिए भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पटना के 7 शहीद कहे जाने वाले, शाहिद नहीं शहीद, सही मैं कर दूंगी, 7 शहीद कहे जाने वाले व्यक्तियों में से कौन जो है बीने कॉलेज का विद्यार्थी था। बीने कॉलेज, बीएन, ठीक है, ये बंद हो चुका है, यहां पर देखिए बीएन। ठीक है, तो बीएन कॉलेज का कौन विद्यार्थी था 7 शहीद कहे जाने वाले व्यक्तियों में से, तो वो थे जगतपति। इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। ठीक है, चलिए किसने स्वतंत्र भारत के प्रथम जो हमारे प्रधानमंत्री थे नेहरू जी को साहस और दूरदर्शिता के लिए एक उत्कृष्ट नेता के रूप में अभिवादन किया, तो वो था लॉर्ड माउंटबेटन। इसी के, ठीक है, अभी इससे रिलेटेड हमने ऊपर पढ़ा है। पाकिस्तान का अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, ये भी तो क्वेश्चन पूछेगा, तो वो थे जिन्ना। कल भी हम लोगों ने डिस्कस किया था ना कि अलग राज्य आंदोलन का जो नेतृत्व था वो किया था जिन्ना ने, मोहम्मद अली जिन्ना। अब ये क्या है भाई, तो देखो मुस्लिम लीग ने ब्रिटिश भारत 1947 के विभाजन के समय एक अलग मुस्लिम राष्ट्र बनाने के लिए आंदोलन का नेतृत्व किया। और मोहम्मद अली जिन्ना को 2 राष्ट्र सिद्धांत के जनक भी जाने जाते हैं। ये तो ये भी क्वेश्चन पूछता है कि 2 राष्ट्र सिद्धांत का जनक कौन है, तो वो है जिन्ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, महात्मा गांधी तथा उनके सहयोगियों की 1942 में हुई धरपकड़ से बिहार में दंगे हुए। इसमें रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गया था और सबसे ज्यादा जो प्रभावित हुआ था वो था पटना। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लोकनायक के नाम से हम किसे जानते हैं, तो वो है जयप्रकाश नारायण। अगला क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था, और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत छोड़ो जब आंदोलन हो रहा था उस समय प्रधानमंत्री कौन था, तब था विंस्टन चर्चिल। चर्चिल भी याद रख लो तो भी चल जाएगा। अब भाई भारत छोड़ो आंदोलन पढ़ रहे हैं, तो ये स्टार्ट कब हुआ था, ये हुआ था 8 अगस्त 1942 में। क्यों हुआ था, क्या था ये भी पढ़ लेते हैं। तो 8 अगस्त 1948 को स्टार्ट हुआ। इसकी शुरुआत हुई थी 8 अगस्त को, महात्मा गांधी जी ने की थी और भारत में ब्रिटिश शासन को समाप्त करने की मांग के लिए आंदोलन स्टार्ट हुआ। यह भारत के पूर्ण स्वतंत्रता से वंचित होने, पूर्व परामर्श के बिना युद्ध में भारतीयों की भागीदारी, कई छोटे आंदोलन के केंद्रीकरण और आवश्यक वस्तुओं की कमी के कारण हुआ था। तो इस वजह से ये स्टार्ट होता है महात्मा गांधी जी के द्वारा। डेट आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए 1942 का जो आंदोलन होता है इसमें राजेंद्र प्रसाद जी को जेल में कैद कर लिया जाता है। तो वो जेल कहां पे है, कौन सा है, तो वो है बांकीपुर जेल। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। ब्रिटिश प्रधानमंत्री जिनके कार्यकाल के दौरान भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की थी, आजादी मिली, तो वो कौन था, वो था क्लेमेंट इटली। ठीक है, नाम याद रखिएगा।
भारत छोड़ो आंदोलन की नायिका किसे कहा गया है? अरुणा आसफ अली। तो आखिर में इनको क्यों कहते हैं? जब 8 अगस्त 1948 को 42 को आंदोलन स्टार्ट होता है तो उस समय एक नायिका का नाम उभर के आता है, अरुणा आसफ अली। क्यों? देखिए, जब ये स्टार्ट होता है तो बहुत सारे जो प्रमुख नेता थे तो उनको क्या करते हैं ना, अंग्रेज गिरफ्तार कर लेते हैं। अब भाई सब गिरफ्तार हो गए, अब ये आंदोलन कौन जारी रखेगा? तो इन्होंने क्या करती हैं, ये अरुणा आसफ अली ग्वालियर टैंक मैदान में भारतीय ध्वज फहराकर भारत छोड़ो आंदोलन की कमान संभालती हैं। तब से इनको 1942 की नायिका कहा जाने लगा। समझ में आया? बस नाम मत याद रखो, आखिर में ये भी समझो कि इनको नायिका क्यों कहते हैं, क्योंकि ये वाली लाइन सीधे पूछी गई है बीपीएससी के द्वारा। ठीक है, चलिए 1940 के अगस्त प्रस्ताव में क्या रखा गया था? तो वो रखा गया था डोमिनियन स्टेटस। मतलब 1940 को घोषित अगस्त प्रस्ताव में भारत के लिए उद्देश्य के रूप में डोमिनियन का दर्जा दिया गया। इसमें जो है वायसराय की कार्यकारी परिषद के विस्तार का भी जो है प्रस्ताव रखा गया। अल्पसंख्यकों को पूरा महत्व देना, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारतीयों को अपना संविधान बनाने का अधिकार की मान्यता प्राप्त हुई। तो ये है अगस्त प्रस्ताव। ठीक है, 1940। यहां पर देखिए, भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद कर लिया गया था। कहां पर? आगा खां पैलेस में। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन की प्रथम सत्याग्रह कौन थे? विनोबा भावे। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? जेबी कृपलानी। ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो ये सारे आपको याद रखना है। वह कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन व लाइव एवल दोनों से वार्ताएं की थी? तो वो थे अब्दुल कलाम आजाद। इन्होंने क्रिप्स मिशन और वेवल इन दोनों से वार्ताएं की थी, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है अब्दुल कलाम आजाद। अगला क्वेश्चन देखिए, सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप को नया नाम दिया था और वो था स्वराज द्वीप, और ये 1938 मैंने कल ही बताया था, और 1939 दोनों में कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष के रूप में जो है चुने जाते हैं। उसके बाद से बट ये 1939 में छोड़ देते हैं, अध्यक्षता नहीं करते हैं। देन ये फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की है? तो सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, अब इनको नेताजी के नाम से भी संबोधन करने स्टार्ट हुआ था। तो ये किस देश में इनके नाम के आगे नेताजी लग गया? हम लोग बोलते हैं ना नेताजी, नेताजी का मतलब सुभाष चंद्र बोस। तो ये नेताजी नाम कहां से जोड़ा गया? जर्मनी में। तो नेताजी द्वारा आजाद हिंद सरकार की स्थापना की घोषणा कब की गई थी? 21 अक्टूबर 1943। सुभाष चंद्र बोस जी के नाम के पहले एक सम्मानजनक सूचक, मतलब जो नेताजी हम लोग बोलते हैं, जो वर्ड जोड़ा गया था, कहां पर, किस देश में? तो वो है जर्मनी। ठीक है, चलिए, आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? मोहन सिंह ने। दिल्ली चलो का नारा किससे संबंधित है? तो वो है इंडियन नेशनल आर्मी। ये बोलते हैं कि भाई दिल्ली चलो, ये नारा देते हैं। ठीक है, कौन प्रसिद्ध सहगल, ढिल्लो, शाह नवाज मुकदमों के बचाव पक्ष के वकीलों में से एक थे? तो वो थे हमारे जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब कैबिनेट मिशन भारत आता है 1946 में, अभी हमने देखा, तो इंग्लैंड में कौन सा राजनीतिक दल सत्ता में था? ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जब आता है उस समय इंग्लैंड में राजनीतिक दल का सत्ता जो है कौन था? तो वो था लेबर पार्टी। ठीक है, तो कैबिनेट मिशन भारत कब आता है? 1946 में। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को किस शहर से शुरू हुआ था? तो वो था मुंबई। ठीक है, चलिए, भारत छोड़ो प्रस्ताव का मसौदा किसने तैयार किया? महात्मा गांधी जी। और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अरुणा आसफ अली ने राष्ट्रीय कांग्रेस का झंडा फहराया, और हम इनको नायिका के रूप में जानते हैं क्योंकि उस समय अंग्रेजों ने, अभी मैंने आपको बताया ना, जेल में बंद कर दिया, फिर इन्होंने कमान संभाल ली थी। और स्टार्ट आपको पता ही है, कांग्रेस का झंडा कहां पर फहराया था? तो वो था मुंबई। किस आंदोलन को अगस्त क्रांति के रूप में भी जाना जाता है? तो वो है भारत छोड़ो आंदोलन। हम इसको अगस्त क्रांति के रूप में भी जानते हैं। भारत के बंटवारे की घोषणा किस तारीख को की गई थी? तो वो था 3 जून 1947। ब्रिटिश सरकार ने मुसलमान के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की स्वीकृति किस वर्ष में प्रदान की थी, जिसको हम मॉर्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जानते हैं? 1909। तो ये डेट याद रखिएगा, ये सन कई बार पूछा गया है। 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम, जिसे मॉर्ले मिंटो सुधार के रूप में भी जाना जाता है, ने सांप्रदायिक मतदाताओं के रूप में ज्ञात धर्म के आधार पर पृथक निर्वाचक मंडल की शुरुआत की।
लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में भी जानते हैं। तो अगर स्वीकृति की बात किया जाए तो किस वर्ष में? 1909। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 1909 में भारत सरकार के गठबंधन के संबंध में ब्रिटिश सरकार ने कौन सा प्रस्ताव दिया था? तो वो था मॉर्ले मिंटो सुधार। डिटेल में हमने पढ़ लिया है। भारत सरकार अधिनियम 1935 किस पर आधारित था? तो वो था एक संघीय एवं संसदीय प्रणाली का सिद्धांत। याद रखिएगा, क्योंकि ये वन लाइनर वाले जो पीडीएफ है ना, आपको सच में बहुत हेल्प करेंगे अगर आपने सच में इसको अच्छे से पढ़ लिया, रिवीजन कर लिया तो। ठीक है, क्योंकि कम समय में आपके पास शॉर्ट नोट्स होना चाहिए जहां से आप रिवीजन कर सकें, क्योंकि अब आप उस समय तो उतना बचा नहीं है। तो ये इस पे आधारित था। अब ये भारत सरकार अधिनियम 1935 ये क्या चीज है भाई, देख लेते हैं। तो देखो, राजस्व संबंधी शक्तियां ब्रिटिश राजशाही को सौंप दी गई। भारत का शासन सीधे महारानी विक्टोरिया के अधीन चला गया। अब गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर भारत का वायसराय करते हुए उसे भारत में ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बनाया गया। लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय बने। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो वो था कैनिंग। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेजों द्वारा अंतर्देशीय उत्प्रवास अधिनियम इनलैंड एमिग्रेशन एक्ट कब लागू किया गया? तो वो था 1859। ठीक है, अगला क्वेश्चन। कैबिनेट मिशन ने भारतीय संविधान के निर्माण हेतु एक संविधान सभा का प्रस्ताव रखा था, कौन सा था वो? तो वो था कैबिनेट मिशन योजना 1946। ठीक है, चलिए देखिए, कम समय में ज्यादा क्वेश्चंस कराने की हमेशा से कोशिश रहती है। अगर मैं 200 क्वेश्चंस को 4 घंटे की वीडियो में जो है खींच लूं, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपके पास समय उतना नहीं है। इसी वजह से आप इसको स्पीड में करके भी देख सकते हैं। आप इसको बार बार देखिए, आप कोई काम कर रहे हैं, आप ईयरफोन लगा के इसको सुन सकते हैं। इससे आपको क्वेश्चंस आंसर याद रहेगा, रिवीजन में काफी आसानी होती है। क्योंकि जैसे जैसे आप रिवीजन करते जाएंगे ना, एक समय ऐसा आएगा कि आपको केवल 10 मिनट लगेंगे सारे क्वेश्चंस को रिवीजन करने में। अगला क्वेश्चन देखिए। ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम के अंतर्गत जिम्मेदार सरकार का प्रावधान किया गया था? तो वो था 1935 का अधिनियम। ठीक है, चलिए किस अधिनियम ने भारत में कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया और उसे चाय के अलावा सभी ब्रिटिश अधीनस्थ कारोबारों के लिए खोल दिया गया? तो वो था 1813 का चार्टर अधिनियम। अब ये क्या है भाई, ये भी पता होना चाहिए। तो देखो, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के चार्टर को नवीनीकृत करने एवं आगामी 20 वर्षों तक भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को जारी रखने के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा 1813 का चार्टर अधिनियम, अथवा जिसे हम बोलते हैं ना ईस्ट इंडिया कंपनी, इसको पारित किया गया था 1813 में। तो ये सन भी याद रखना। डायरेक्ट ये भी पूछा जाता है कई बार, तो ये डिटेल मैंने आपको समझा दिया कि क्या है 1813 का चार्टर अधिनियम। चलिए, किस अधिनियम के अंतर्गत बागान मजदूरों को बिना अनुमति के चाय बागानों को छोड़ने की अनुमति नहीं थी? और वो है अंतर्देशीय आवर्जन अधिनियम 1859। ठीक है, चलिए प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं प्रांतीय स्वायत्तता, इसको भारत सरकार अधिनियम के तहत वर्णित किया गया था, कौन सा? तो वो था 1935 का अधिनियम। ठीक है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी से संबंधित मामलों को नियंत्रित एवं विनियमित करने हेतु ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित प्रथम अधिनियम कौन सा था? तो जो पहला अधिनियम था वो था विनियम अधिनियम 1773। तो ये सारे नाम आपको डेट के साथ, मतलब सन के साथ, ईयर के साथ याद रखना है। जो भी आपको नंबर्स दिखाई यहां पर जा रहे होंगे, क्योंकि वो सारे नंबर्स पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। भारतीय संविधान के संशोधन की रिपोर्ट को सामान्य मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। तो ये रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई? देखिए, जो हमारा संविधान संशोधन की रिपोर्ट थी ना, उसी को हम बोलते हैं मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिपोर्ट। तो ये आपसे डेट पूछेगा, ईयर पूछेगा कि कब प्रकाशित हुई थी। ये प्रकाशित हुआ 1918 में। अब ये क्या है भाई मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिपोर्ट? तो देखो मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार जो कि 1918 में प्रकाशित हुआ था, अर्थात भारत सरकार जो अधिनियम 1919 के द्वारा, ये मत समझ लेना कि ये यहाँ पे 18 नहीं 19 होना चाहिए, ये भारत सरकार अधिनियम 1919 की बात हो रही है। इसके द्वारा भारत में प्रांतीय द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना की गई। यह एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें प्रांतीय विषयों को 2 भागों आरक्षित और हस्तांतरित में बांट दिया गया था। तो ये था जो इसकी संशोधन की रिपोर्ट, जिसको हम बोलते हैं मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिपोर्ट, प्रकाशित हुआ था 1918 में। अगला क्वेश्चन देखिए।
किस वर्ष में पिट का भारत अधिनियम पारित किया गया था? तो वो था 1784। अब ये पिट इंडिया अधिनियम क्या है? तो देखो, ये पिट इंडिया अधिनियम 1784 में पारित किया गया। इसे ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम 1784 के नाम से भी जानते हैं, जो कि ब्रिटिश संसद के द्वारा जो है इसको पारित किया गया था। इस अधिनियम का नाम विलियम पिट के नाम पर रखा गया था, जो इस अधिनियम के पारित होने के समय ब्रिटिश के प्रधानमंत्री थे, इसलिए इसका नाम हो गया पिट अधिनियम। इस अधिनियम के परिणाम स्वरूप ग्रेट ब्रिटेन की सरकार द्वारा भारत में ब्रिटिश संपत्ति का दोहरा नियंत्रण हो गया। उसके बाद से इस नियंत्रण की इस दोहरी प्रणाली में नियंत्रण बोर्ड द्वारा कंपनी का प्रतिनिधित्व निदेशक मंडल और ब्रिटिश सरकार द्वारा होना था। तो ये हमारा पिट अधिनियम 1784 में पारित किया गया था। ठीक है, चलिए देखिए, हम लोगों ने कम समय में पूरे 100 से ज़्यादा क्वेश्चंस डिस्कस किए हुए हैं, क्योंकि बस क्वेश्चंस अगर कराना होता ना, क्वेश्चंस पढ़ो आंसर, तो वो तो आपके 10 से 20 मिनट में हो जाता। नए नए क्वेश्चंस भी यहाँ पर मैं लेकर आई हूँ। 1928 में गठित इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे श्रीनिवास अयंगर, नाम याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, इंडियन नेशनल आर्मी ने ब्रिटिश शासन से अंडमान और निकोबार द्वीप वापस लिया और उन्हें क्या नाम दिया? तो वो नाम दिया था शहीद और स्वराज द्वीप। याद रखना, ये नाम काफी इंपॉर्टेंट है। देशबंधु नव युवक संघ का संगठन किसने किया था? तो वो किया है तिरुपुर कुमरन। ठीक है, देशबंधु नव युवक संघ का संगठन तिरुपुर कुमरन ने किया था। 10 मई, यहां पर देखिए 10 मई 1857 की क्रांति है, तो 10 मई 1857 का जो ये विद्रोह था ना, ये शुरू कहां से हुआ था? तो वो था मेरठ से। ठीक है, अब यहां पर बार बार मेरे से कई दिनों से बोला जा रहा था कि आप कांग्रेस से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण कथन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, आप वो भी लेकर आइएगा। तो मैंने सोचा इसे भी करा देना ज्यादा सही रहेगा। तो चलो देखते हैं अब एक एक यहां से। पहला देखो, किसने कहा था कि कांग्रेस तो क्षय रोग से मरने ही वाली है? वो कहा था अरविंदो घोष ने। ठीक है, कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं, ये किसने कहा था? बंकिम चंद्र चटर्जी। आजादी के बाद कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए, महात्मा गांधी जी ने बोला कि देखो, जैसे ही आजादी मिले ना, कांग्रेस को समाप्त कर दो। अगला क्वेश्चन, कांग्रेस भारत की सूचना अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधित्व करती है, ये किसने बोला था? डफरिन ने। डफरिन ने बोला कि देखो भाई, ये कांग्रेस तो भारत की अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधित्व करती है। अगला क्वेश्चन, कांग्रेस का आंदोलन ना तो लोगों के द्वारा प्रेरित था, ना ही सोचा गया था, और ना ही ये योजनाबद्ध था, ये कहा था सर सैयद अहमद खान ने। ठीक है, अगला, कांग्रेस अपनी मौत की अंतिम सांसें गिन रही है और ये मेरी बड़ी इच्छा है कि मेरे कालखंड में इसकी शांतिपूर्ण मृत्यु हो जाए, ये कहा था करजन ने। ठीक है, कांग्रेस भविष्य की संसद का केंद्र है, ऐसा भी लोगों ने बोला था, द इंडियन मिरर। ठीक है, आगे देखते हैं। कांग्रेस का जन्म भारत में ब्रिटिश शासन के दुश्मन के रूप में नहीं बल्कि दोस्त के रूप में हुआ है, ये कहा था कुपलैंड ने। तो आपने देखा होगा कम समय में हमने 200 से ज़्यादा क्वेश्चंस किए हैं। तो अगर आपको ये मेहनत पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एक लाइक करने से आप सोचते होंगे कुछ हो जाता है, नहीं, आपको बस बटन दबाना है। बट मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है कि अच्छा 1000 लोगों को सच में ये वीडियो पसंद आ रही है, क्योंकि कई बार लोग आते हैं, देख के चले जाते हैं, वो पूरी क्लास भी नहीं देखते हैं, उन्हें लगता है कि यार फ्री में कंटेंट अच्छा नहीं होगा, इस वजह से। और यही अगर आपको कंटेंट कोई प्राइस में, मतलब अच्छा खासा पैसा लेकर पे करे, तो आप उसे ले भी लोगे। बट मैं यहाँ पर आपको फ्री में पूरा PDF टेलीग्राम पे भेजूंगी। ये मेरे टेलीग्राम का लिंक है, डिजिटल GK क्लासेस, जो कि आपको कॉमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। वहां पे आप इस PDF को, मैं रात में 10 से 11 के बीच में डेली PDF जो है अपलोड कर देती हूँ, तो आप वहां से कर सकते हैं। तो फाइनली हम लोगों ने 3 दिन में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की ये पूरी क्लास कंप्लीट कर ली है। और इस PDF में आपको जो दोनों पार्ट मैंने कराए हैं ना, वो भी क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो जिसको पुरानी वाली PDF डाउनलोड करने में दिक्कत हो रही है, वो ये वाला कर लेना, सारे क्वेश्चंस इसमें इंक्लूडेड होंगे। कल से आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, इसमें से कोई सा भी मैं स्टार्ट करूंगी। आप बताओ पहले कौन सा स्टार्ट करें, उसके अकॉर्डिंग मैं क्लासेस लेकर आऊंगी। तो प्लीज रिक्वेस्ट है, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।